Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, I am Zahiruddin and today my topic of presentation is saturated heterocycle stereochemical. मेरी प्रेजेंटेशन के आउटलाइंस हैं। पहले मैं डिफाइन करूंगा सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स को और फिर उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर और आसान ट्रिक के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक के नॉमेनक्लेचर को समझा सकूं। फिर उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फिर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीरेन के थ्रू मैं सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल को डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत सारी एग्जांपल्स हैं सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स की और हमारी नॉर्मल लाइफ में बहुत यूज़ है इसका। लेकिन सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल उठा के मैं उसको प्रिपेयर करूंगा, फिर उसके रिएक्शन करेंगे हम और इसी तरह लास्ट में मैं ऑक्सीकेन के एनोमेरिक इफेक्ट को भी डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को और डिफाइन करते हैं सबसे पहले सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स को। सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स जो हमारे पास होते हैं वो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट दो डिफरेंट एलिमेंट हों। यानी नॉर्मली जो हम हेटेरो जो होमोसाइक्लिक हमारे पास होते हैं नॉर्मली उसमें सिर्फ कार्बन कार्बन की ही रिंग होती है। जैसे मैं यहाँ शो कर लूँ कि अगर ये हमारे पास रिंग है तो यहाँ हमारे पास कार्बन की ही कंपोजिशन होती है रिंग में। उसको हम होमोसाइक्लिक कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, होमोसाइक्लिक है। लेकिन अगर हम हेट्रोसाइक्लिक की एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो एटलीस्ट रिंग में हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई डिफरेंट ग्रुप होगा। जैसे मैं यहाँ ऑक्सीजन कंसिडर कर लेता हूँ अब तो और रिंग में अब हमारे पास 5 कार्बन है और एक हमारे पास क्या आ चुका है, ऑक्सीजन आ चुका है। तो ऐसे कंपाउंड डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन हो जाए और 2 कार्बन हो जाए, ये हेट्रोसाइक्लिक है। इसी तरह नाइट्रोजन हो जाए और 3 का रिंग हो जाए, इसी तरह 4 का भी रिंग हो सकता है। अब नीचे जाके हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स में, नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या क्या होते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में। तो न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं सारे के सारे उनमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स में हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। इसी तरह मोस्ट बायोमास सेलुलोज वगैरह में हमारे पास होते हैं और नेचुरल और सिंथेटिक डाइज में हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। चूंकि हेट्रोसाइक्लिक हमारे पास सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों होते हैं, लेकिन हम यहाँ टॉपिक जो हमारा है वो सैचुरेटेड हेट्रोसाइकिल का है, तो इसीलिए मेरा ज़्यादा फोकस सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक की ही नॉमेनक्लेचर पे होगा। जो नॉमेनक्लेचर है हिंट्स विडमान नॉमेनक्लेचर, इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे मैं नॉमेनक्लेचर को आसान बनाने की कोशिश करूंगा और समझा पाऊंगा। सबसे पहला ये है कि हमें साइज ऑफ अ रिंग को डिस्कस करना होगा और दूसरा जो पॉइंट है कि टाइप ऑफ हेटेरो एटम के बेसिस पे भी हमें क्या करना पड़ता है, नेमिंग करनी पड़ती है। तो साइज ऑफ अ रिंग जैसे मैंने यहाँ Z लिखा हुआ है तो Z कोई भी डिफरेंट एटम हो सकता है। और वो डिफरेंट एटम हमारे पास क्या हो सकते हैं, वो हमारे पास O हो सकता है, वो N हो सकते हैं, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस, सिलीनियम और भी बहुत सारे डिफरेंट एटम हो सकते हैं अदर देन कार्बन होंगे वो। तो Z क्या है, अगर ऑक्सीजन है तो उसके लिए ऑक्सा यूज करेंगे, अगर नाइट्रोजन है तो एजा यूज करेंगे, सल्फर है तो थाया यूज करेंगे, फास्फोरस है तो फास्फा और सिलीनियम है तो सिलीना यूज करेंगे। और रिंग में जो CH2N शो हो रहा है, ये CH2N नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो करेगा कि रिंग में कितने कार्बन एटम्स हैं हमारे पास। तो N की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, अगर 1 होगी तो इसका मतलब ये 3 मेंबर्ड रिंग होगा जो सबसे सिंपलेस्ट हो सकता है। जैसे Z लिखूं, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा और यहाँ भी आपके पास कार्बन होगा। तो 1 से वैल्यू इसकी कम नहीं हो सकती क्योंकि 2 का रिंग पॉसिबल नहीं है कि एक हेटेरो एटम और एक कार्बन हो तो उसका रिंग पॉसिबल नहीं है। तो एटलीस्ट एक कार्बन होना CH2N के फॉर्मूले में ज़रूरी है और नंबर 1 2 3 से अबव हो सकते हैं। तो सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक में हमारे पास Z जो है वो शो कर रहा है कि ये कोई भी डिफरेंट एटम होगा अदर देन कार्बन। तो आपको एक पहला जो पॉइंट याद रखना है वो साइज ऑफ अ रिंग। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो टाइप्स ऑफ हेटेरो एटम के लिए क्या टर्म यूज करेंगे, तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ऑक्सा, एजा, थाया, फॉस्फा और सिलिना। तीसरा जो पॉइंट है नेमिंग में जो हमें शो करना है वो है टाइप्स ऑफ रिंग। क्योंकि रिंग हमारे पास सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं और सैचुरेटेड विद N भी हो सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा बहुत
समझना पड़ता है। हमारा जो टॉपिक है कंसर्न वो सैचुरेटेड का है और सैचुरेटेड विद एन का है, अनसैचुरेटेड से हमारा कंसर्न नहीं है आज। निमोनिक जो मैंने यूज़ किया है और जो मैं अपने नोमेनक्लेचर में यूज़ करूँगा वो हमें याद रखना पड़ेगा। एरिटोल इन एपॉक। एरिटोल आप ऐसे समझे जैसे कोई मेडिसिन है और वो हमने किसी बॉक्स में रखी हुई है। तो एरिटोल सपोज कोई, चूंकि निमोनिक यूज़ कर रहे हैं तो आपको एरिटोल समझना होगा कि कोई मेडिसिन है और ये रखी गई है किसी बॉक्स में, जिस बॉक्स को सपोज हम कह देते हैं कि ये बॉक्स का नाम है एपॉक। तो एरिटोल इन एपॉक ये मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि नेमिंग में हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी। IR जो है वो जैसे मैंने लिखा है 3 मेंबर रिंग के लिए IR का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। जिस तरह नोमेनक्लेचर में हम मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट यूज़ कर रहे होते हैं ए साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए या कार्बन्स के लिए, तो इसी तरह साइक्लिक कंपाउंड में 3 कार्बन के लिए और वो भी हेटेरो एटम्स के लिए जो 3 मेंबर्ड रिंग होती है उसके लिए IR, इसी तरह 4 मेंबर के लिए ET, इसी तरह ऑल, इन, एप, ऑक ये हम यूज़ करते हैं। तो ये निमोनिक मैंने इसीलिए सिखाया एरिटोल इन एपॉक, ताकि आपको पता हो कि 4th मेंबर के लिए 3 मेंबर के लिए और 5 मेंबर या 6 मेंबर के लिए किस तरह का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो 3 पॉइंट्स थे, एक साइज ऑफ रिंग था, तीसरा ऑक्सी, नाइट्रोजन, सल्फर यानी हेटेरोएटम के लिए क्या वर्ड यूज़ करना है, और जो चौथा यानी तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास, टाइप ऑफ अ रिंग क्या है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन है। तो हम इसको कैसे यूज़ करते हैं नॉमेनक्लेचर में, इन तीनों डिफरेंट पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं अपना नॉमेनक्लेचर अब इन्हीं 3 डिफरेंट पैटर्न को यूज़ करके। तो जिस तरह मैंने कहा था कि हमारे पास IR का लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा किसके लिए, 3 मेंबर्ड रिंग के लिए। तो अगर सैचुरेटेड है हमारे पास और उसमें नाइट्रोजन नहीं है, तो और चूंकि ANE का लफ्ज़ नॉर्मली यूज़ किया जाता है सिंगल बॉन्डेड के लिए, तो हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे इरेन, ANE लगा के सैचुरेटेड के साथ। और अनसैचुरेटेड के लिए INE का लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा कब, जब 3 मेंबर्ड रिंग चल रहा हो। मतलब 3 मेंबर्ड रिंग के लिए ANE तब यूज़ करेंगे जब सैचुरेटेड हो, और INE तब यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने साइड पे जो INE लिखा हुआ है ये अनसैचुरेटेड के केस में ही लिखा हुआ है। तो नीचे अगर आप जाते जाएं सैचुरेटेड में तो ANE ही यूज़ होगा। इरेन, ET मैंने आपको कहा था कि आपने एरिटोल इन एपॉक, जैसे यहाँ देखें वो ये निमोनिक है, IRETOL, INEP और OC, एरिटोल इन एपॉक ये वो निमोनिक है, और साथ में आप ANE ऐड कर देंगे तो आपका सैचुरेटेड का रिंग का रिंग एटलीस्ट बन जाएगा, इरेन, इटेन, ओलेन, इनेन, इपेन, ओकेन। ये साइड पे मैंने लिखे हुए INE, सबसे पहले 3rd मेंबर के लिए अगर आपने अनसैचुरेटेड बनाना है तो आप INE यूज करेंगे उसके एंड में IR के साथ, और अगर आपने 4th, 5th मेंबर और 6th मेंबर बनाना है तो आप उसको E ऐड कर देंगे उनके नामों के साथ, तो ईट, ओल, आइन। इसी तरह अगर आप बनाएंगे 7th और 8th मेंबर तो आप इपेन, ऑक्टेन तो करते ही हैं, अनसैचुरेटेड में आपको INE। तो इसका मतलब ये आपको 1st, 7th और 8th के साथ INE यूज करना है, और यानी 3 मेंबर रिंग वाले के साथ और 7th और 8th वाले के साथ आपको INE यूज करना है, और इसके बीच में जो 4th, 5 और 6th है उसके लिए आपको E यूज करना होगा उसके एंड में। जो सैचुरेटेड विद N है, चूंकि उसका एक डिफरेंट पैटर्न है, तो उसकी एंडिंग में IDNE आपको यूज करना पड़ेगा, एरिडीन, इटिडीन और ओलिडीन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब हम उन्हीं सारे टर्म्स को यूज करके, कि जैसे हम कहते थे कि ऑक्सीजन अगर कहीं होगा तो हम लफ्ज यूज करेंगे ऑक्सा, और अगर 3 मेंबर्ड है तो, और सिंगली बॉन्डेड है तो हम कहेंगे इरेन, जैसे मैंने कहा ऑक्सा प्लस इरेन। लेकिन चूंकि आईपैक नॉमेनक्लेचर का ये रूल है कि अगर वॉवल्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ एंडिंग ए पे हो रही है और स्टार्टिंग आई पे हो रही है, तो एक वॉवल को, जो पीछे वाला वॉवल है उसको क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, तो ओ ए को एमिट कर दिया गया, तो अब ये मिला के आप पढ़ेंगे ऑक्सीरेन। तो इस तरीके से हम कंपाउंड को आसानी से याद कर सकते हैं नॉमेनक्लेचर, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक नॉमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नॉर्मली याद करने में। तो ये जो ट्रिक है ये आसानी से आपको फायदा देगा। ऑक्सीरेन, इसी तरह थाया में ए आ रहा है और एंडिंग जो स्टार्टिंग है वो आई पे हो रही है, तो ये ए ओमिट करके आप थायरेन, क्योंकि सल्फर के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था थाया का लफ्ज होगा यूज। इसी तरह
नाइट्रोजन के लिए मैंने ऐसा कहा था, यहाँ ए आ रहा है और स्टार्टिंग आई से हो रही है, तो ए ओमिट करके आपको एजिरिडीन कहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था इरिडीन नाइट्रोजन के लिए यूज होगा। तो अब काफी नॉमेनक्लेचर आपको आसान हो गई होगी। इसी तरह चूंकि ऑक्सा का लफ्ज तो यूज होगा ही ऑक्सीजन के लिए, 4 का मेंबर है, तो चूंकि 4 के लिए एरिटोल ईटी हमने कहा था और ETANE हमने कहा था, सिंगल बॉन्डेड है, तो इटेन, और ए पे एंडिंग हो रही है, ई पे स्टार्टिंग हो रही है, तो ए को ओमिट कर दें तो ऑक्सीटेन। इसी तरह ए पे एंडिंग और ई पे स्टार्टिंग थायाटेन और एजिटिडीन, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए एटिडीन का लफ्ज यूज होगा। इसी तरह ऑक्सीजन में ऑक्सा का लफ्ज ओलेन पे एंडिंग होगी, तो वॉवल्स आ रहा है, ऑक्सोलेन होगा, ए पे एंडिंग वॉवल आ रहा है, थायोलेन होगा, ए पे एंडिंग वॉवल आ रहा है, फिर एजोलिडीन होगा। तो ये 5 मेंबर रिंग को याद करने का क्राइटेरिया है। फिर अगर हमारे पास मोर देन वन हेटेरोएटम है, तो ये रेफरेंस ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा कि नंबरिंग आप कहाँ से कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन को प्रेफरेंस दी जाती है सल्फर पे, सल्फर सिलीनियम से, और सिलीनियम को नाइट्रोजन पे। याद कैसे करते हैं हम? तो असल में याद करने का क्राइटेरिया ये है कि आपको ग्रुप वाइज चलना पड़ेगा कि ऑक्सीजन है आपके पास, फिर सल्फर है, फिर सिलीनियम है, इसी तरह फिर आपके पास नाइट्रोजन है, फिर फॉस्फोरस है, और फिर कार्बन है और सिलिकॉन है। इतना आगे जाने की ज़रूरत हमें वैसे भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ऑर्डर लेके जाते जाएंगे और यूं मूवमेंट करते जाएंगे। तो पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर सल्फर, फिर सिलीनियम, फिर नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, और इसी प्रेफरेंस ऑर्डर को यूज़ करके और अपने जो प्रीवियस हमने नॉलेज गेन किया कि ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, सल्फर के लिए थाया, और चूंकि 5 मेंबर रहेंगे तो ओलेन भी यूज़ करेंगे हम यहाँ। तो हमारे पास क्या होगा, वन, अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें ऑक्सीजन से, तो हमारे पास 1 है, 2 है, और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास सल्फर है। इसी तरह फोर्थ और ये फिफ्थ पे हमारे पास इथाइल ग्रुप है। तो अब अल्फ़ाबेटिक हमने नंबरिंग कर ली है, तो अब अल्फ़ाबेटिक स्टार्ट करेंगे। तो फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास इथाइल है, तो 5 डैश इथाइल डैश 1,3 ऑक्सा, और उसके बाद अब चूंकि वॉवल नहीं आ रहा तो नॉर्मली लेके चलेंगे, ऑक्सा थाया। थाया लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ ए पे एंडिंग और ओ पे स्टार्टिंग हो रही है, तो इसीलिए थायो लेन कर देंगे। तो हम काफ़ी कम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर को भी अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें एरिटोल इन एपॉक और वो जो 3 डिफरेंट क्राइटेरिया मैंने बताए हैं उसको कंबाइन करके हम आसानी से समझ सकें, तो काफ़ी मुश्किल नॉमेनक्लेचर भी हम हेट्रोसाइक्लिक का सॉल्व कर सकते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, और प्रॉपर्टीज़ में हम 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग की ही प्रॉपर्टीज़, यानी स्पेशली बेसिसिटी को, रिएक्टिविटी को और स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिसिटी को ही डिस्कस कर लेते हैं इसकी, कि बेसिसिटी में 3 मेंबर्ड रिंग की बेसिसिटी ज़्यादा होगी या 4 मेंबर्ड रिंग की बेसिसिटी ज़्यादा होगी। जैसे हमें पता है कि ये थर्ड मेंबर रिंग जो है इसको एजिरिडीन कहते हैं, और फोर्थ मेंबर रिंग को कहते हैं एजिटिडीन, जो हमने ऑलरेडी नेमिंग सीख ली है। एजिरिडीन में अब थर्ड मेंबर रिंग है, और अगर हम बेसिसिटी डिस्कस करेंगे इन दोनों की, तो बेसिसिटी मोस्टली डिस्कस होती है ऑन द बेसिस ऑफ किसी भी बेस की उसके कंजुगेट एसिड के बेसिस पे डिस्कस होती है कि क्या उसका कंजुगेट एसिड स्टेबल है या नहीं है। तो अगर हम देखें कि नाइट्रोजन, एजिरिडीन का अगर नाइट्रोजन लॉन पेयर अपना यूज करके H+ को दे दे और वो एजिरिडीनियम आइन बना ले, ये जो आइन बन गया है इसका, और इसी तरह एजिटिडीनियम आइन बना ले, तो जो कंजुगेट एसिड है, ऑलरेडी 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल था, ये अनस्टेबल होता है। अगर वो अपना आइन बनाएगा, कंजुगेट एसिड बनाएगा, वो हाईली अनस्टेबल होगा। तो बेस तभी अच्छा बेस कहलाता है जब उसका कंजुगेट जो एसिड है वो स्टेबल हो। तो हमारे पास जो फोर्थ मेंबर रिंग है ये ज़्यादा स्टेबल है, किससे? इसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है बनिस्बत थर्ड मेंबर रिंग के, यानी 3 मेंबर रिंग एजिरिडीन के कंजुगेट एसिड से। तो जो हमारे पास एसिटिडीनियम आइन है, यानी फोर्थ मेंबर रिंग वाला, वो ज़्यादा स्टेबल है बनिस्बत 3 मेंबर रिंग के कंजुगेट एसिड के। तो इसीलिए हम कहेंगे कि 3 मेंबर जो कंजुगेट बेसिस होते हैं
या 3 मेंबर रिंग वाले कंजुगेट बेसेस होते हैं, जो बेसेस होते हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे बेस नहीं होंगे जितने ज़्यादा 4 मेंबर्ड रिंग वाले होंगे। तो जितनी रिंग बढ़ती जाएगी 6 मेंबर रिंग तक, वहाँ तक बेसिसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। उसके बाद फिर डिफरेंट और भी एस्पेक्ट्स हैं जिसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन 6 मेंबर रिंग तक बेसिसिटी जितनी रिंग इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की एबिलिटी क्या होती जाएगी, ईजी होती जाएगी, पॉसिबिलिटी आसान होती जाएगी, क्योंकि उनके कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देखी जाती है। स्टेबिलिटी की जैसे हमने बात की पहले भी तो 3 मेंबर रिंग इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और ना ही 4 मेंबर रिंग स्टेबल है, क्योंकि यहाँ बेयर स्ट्रेन है, जिसको हम एंगल स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन कहते हैं। और एंगल स्ट्रेन में हमारे पास चूंकि नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास एंगल है 60 डिग्री या 62 डिग्री का एंगल है, और इसमें 90 डिग्री का एंगल है ऑलमोस्ट। तो 60 डिग्री या 62 डिग्री तो काफ़ी ज़्यादा डिविएशन कर गया है, इसीलिए एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है 3 मेंबर्ड रिंग में। और यहाँ टॉर्शनल स्ट्रेन भी है, यानी जो एक्लिप्सिंग का पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है 3 मेंबर्ड रिंग में। तो इसीलिए बेयर स्ट्रेन 3 मेंबर्ड रिंग में बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, इसीलिए रिंग ओपनिंग रिएक्शन ये बहुत अच्छे देता है। ये हाईली रिएक्टिव होगा क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल भी है। तो अगर ये अनस्टेबल है, इसका मतलब ये रिएक्टिव भी हाईली होगा। और जो हमारे पास 4 मेंबर रिंग है वो थोड़ा बहुत स्टेबल है एज कम्पेयर टू 3 मेंबर रिंग, लेकिन उसकी भी जो शेप है वो कोई स्क्वायर प्लेनर नहीं होगी, बल्कि ये पकड़ शेप होगी, जो यहाँ मैंने ड्रॉ की है कि ये अपने 2 डायमेंशन से 3D की शेप में आएगा और पकड़ शेप बनाएगा, ताकि वो जो टॉर्शनल स्ट्रेन है इसकी वो कम हो सके। रिंग स्ट्रेन भी इसने अपने कम करने की कोशिश की और पकड़ शेप बनाया इसने। तो और इसमें ज़्यादा कौन सा स्टेबल रहेगा, तो इसमें जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा हाइड्रोजन वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन भी यहाँ होता है। 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन भी हमारे पास एक्सियल कंडीशन में है, जो इक्वेटोरियल में कम होगा। इसलिए आप यहाँ एरो को अगर देखें तो एरो एक्सियल की तरफ ज़्यादा है। तो थर्ड मेंबर से 4 मेंबर ज़्यादा स्टेबल होता है, इसी तरह फोर्थ मेंबर से 5 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है। और सबसे ज़्यादा स्टेबल हम जो हमारी स्टेबिलिटी है वो 6 मेंबर्ड की होती है, जिसमें चेयर कन्फर्मेशन में या बोट या हाफ चेयर कन्फर्मेशन में वो जाता है। तो सबसे ज़्यादा 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी, और उसके बाद फिर हमारे पास जो 7th और 8 मेंबर रिंग है उसमें टॉर्शनल स्ट्रेन और बेयर स्ट्रेन की एबिलिटी बढ़ती जाती है, तो इसीलिए वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो चूंकि मैंने एग्जांपल में आपको कहा था कि मैं जब हेट्रोसाइक्लिक की एग्जांपल के किसी को रिएक्शन को डिस्कस करूंगा तो मैं ऑक्सीजन को एग्जांपल कंसीडर करूंगा। यहाँ हमारे पास एपॉक्सीडेशन के थ्रू अल्कीन की एपॉक्सीडेशन की जाती है, और इसके थ्रू हम ऑक्सीजन को बनाते हैं। इनको एपॉक्साइड्स भी कहा जाता है, ऑक्सीजन को एपॉक्साइड्स भी कहते हैं। और ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री भी हमें इसमें इन्वॉल्व करनी है। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन मतलब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही अटैक करेगा। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है कि ये हमारे पास सिस अल्कीन है, दोनों आर ग्रुप सेम साइड पे हैं। तो सिस अल्कीन है हमारे पास, पर एसिटिक एसिड है हमारे पास, ये पर बेंजोइक एसिड भी हो सकता है, और मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड भी ये हो सकता है। अब इसमें होगा क्या कि डबल बॉन्ड अटैक करेगा, पहले ऑक्सीजन पे, और फिर हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो अटैक कर लेगा हमारे पास। इन इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास अटैक कर लेंगे दूसरे कार्बन पे जो पॉजिटिव बन चुका होगा, और इसी तरह ये लॉन पेयर शिफ्ट हो चुके होंगे हाइड्रोजन की तरफ। ये बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो चुका होगा, और यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट के शिफ्ट हो जाएगा कार्बन की तरफ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा एक तरफ, और दूसरी तरफ ये ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से मूवमेंट करता हुआ रिंग बना लेगा किसके साथ, कार्बन कार्बन का। और चूंकि एक ही साइड पे ऑक्सीजन ऐड होगा, और हमारे पास क्या बनेगा, सिस प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हमारे पास सिस अल्कीन रिएक्टेंट में होगा तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा सिस एपॉक्साइड। इसका मतलब ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, एक ही साइड से रिएक्शन पॉसिबल है। इसी तरह अगर हमारे पास ट्रांस अल्कीन होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ट्रांस
एपॉक्साइड। तो ये दोनों रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो एपॉक्सीडेशन का प्रोसेस है या अल्कीन की एपॉक्सीडेशन करना है, ये क्या है, स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन है। तो हम सिस भी बना सकते हैं और ट्रांस भी बना सकते हैं। अगर हमारा अल्कीन सिस अल्कीन है तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा सिस एपॉक्साइड, और अगर हमारा अल्कीन ट्रांस अल्कीन है तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ट्रांस एपॉक्साइड। एक रिएक्शन के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो भी स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शंस दे रहे होते हैं या स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शंस दे रहे होते हैं। तो जैसे हमने एपॉक्साइड में अल्कीन अल्कीन से जो हमने एपॉक्साइड बनाया तो हमने कहा वो भी स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन है। अब जब एपॉक्साइड की रिएक्शन हम करेंगे तो एपॉक्साइड भी स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन दिखाता है। हम यहाँ थ्रियो अमाइनो अल्कोहल और एरिथ्रो अमाइनो अल्कोहल बनाएंगे। तो अगर हमारे पास सिस, इस केस में हमारे पास अभी जो एपॉक्साइड है वो सिस एपॉक्साइड है, और सिस एपॉक्साइड पे ये अमोनिया जो अटैक कर रहा है ये बैक से ही अटैक कर सकता है। यहाँ से फिर बॉन्ड टूटेगा, और जो बॉन्ड टूटता है ऑक्सीजन का वो अपोजिट एंड से टूटेगा। इसका मतलब ये SN2 टाइप रिएक्शन है, मतलब अपोजिट से ही अमोनिया अटैक कर सकता है। तो अमोनिया अपोजिट एंड से अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और हमारे पास SN2 टाइप का रिएक्शन होगा, मतलब ये कंसर्टेड रिएक्शन है। और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, थ्रियो प्रोडक्ट बनेगा, जो हमने यहाँ शो किया है कि अमाइनो ग्रुप ये है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ आपके पास आ जाएगा। तो ये भी एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसको हमने फिर यहाँ प्रोजेक्शन फॉर्मूले के थ्रू भी शो किया हुआ है कि 3 अमाइनो अल्कोहल हम कैसे बनाते हैं। तो अगर हमारा सिस एपॉक्साइड होगा तो हमारा 3 अमाइनो अल्कोहल बनेगा, और अगर हमारा ट्रांस एपॉक्साइड होगा तो हमारा एरिथ्रो अमाइनो अल्कोहल भी हम बना सकते हैं। लास्ट इफेक्ट जो हम हेट्रोसाइक्लिक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे वो है एनुमेरिक इफेक्ट। और इसमें एनुमेरिक इफेक्ट होता क्या है, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर एक्सियल पोजीशन पे हो हेट्रोसाइक्लिक के तो वो कंफर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होती है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्या मतलब हो सकता है, जैसे यहाँ क्लोरीन है, OH है या OAC है। तो हमारे पास हेट्रो एटम है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंफर्मेशन है, जिसमें हम देख रहे हैं कि G जो है वो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो इसमें ये वाली जो कंफर्मेशन होगी एक्सियल पोजीशन वाली, ये ज़्यादा स्टेबल कंफर्मेशन होगी एज कम्पेयर टू जो हमारे पास क्या है इक्वेटोरियल पोजीशन वाली है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एनोमेरिक इफेक्ट है। और इस एनोमेरिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए 3 डिफरेंट टाइप की थ्योरीज हैं, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है डायपोल मूवमेंट, जिससे हम एनोमेरिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर हम इक्वेटोरियल वाले की कंडीशन को देखें तो यहाँ लोन पेयर इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे भी होंगे और लोन पेयर ऑक्सीजन के भी होंगे, तो यहाँ रिपल्शन भी होगी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। और इसी तरह डायपोल डायपोल रिपल्शन भी होगी। जो ये डायपोल डायपोल मोमेंट है दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ डायपोल डायपोल रिपल्शन होगी, और इसी की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या होगा, इंस्टेबिलिटी कॉज करेगा और ये काफ़ी पोलर होगा। तो काफ़ी पोलर मॉलिक्यूल है, इनस्टेबल है और यानी अनस्टेबल है, जिसको हम कह रहे हैं कि लेस स्टेबल है और हाईली रिएक्टिव भी है। इसी तरह हमारे पास जो एक्सियल पोजीशन वाला है, क्योंकि यहाँ डायपोल मोमेंट अगेंस्ट आ रहा है किसके, दोनों लॉन पेयर के डायपोल मोमेंट के, तो ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे। तो जो हमारे पास होगा, यानी ये डाइवर्जेंट एंगल पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और वो डायपोल मोमेंट कैंसिल करने की कोशिश करेगा किसकी, जो ऑक्सीजन लॉन पेयर की डायपोल मोमेंट है। तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल लेस पोलर होगा और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा और ये लेस रिएक्टिव भी होगा। तो ये मॉलिक्यूल लेस रिएक्टिव हुआ क्योंकि लेस पोलर है, मोर स्टेबल है, और ये मॉलिक्यूल हमारे पास मोर रिएक्टिव होगा। तो डायपोल मोमेंट से रिलेटेड ये था कि एनोमेरिक इफेक्ट में हम कहते हैं कि मोर स्टेबल हमारे पास क्या है, एक्सियल पोजीशन वाला है। स्टेरिक इफेक्ट में अगर हमारे पास जो बल्की ग्रुप होते हैं, जैसे G ग्रुप है, अगर वो बल्की है तो 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होगा हमारे पास किसमें, एक्सियल पोजीशन पे, और 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन हमारे पास इक्वेटोरियल के केस में नहीं होगा। तो इसीलिए
अकॉर्डिंग टू स्टेरिक इफेक्ट किसको इक्वेटोरियल वाले को ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेरिक इफेक्ट, और ये लेस स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन भी होगा। यहाँ हमारे पास 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू स्टेरिक इफेक्ट। सो स्टेरिक इफेक्ट के मुताबिक हमारे पास क्या होना चाहिए, जो इक्वेटोरियल पोजीशन वाला है वो ज़्यादा स्टेबल है और एक्सियल पोजीशन वाला लेस स्टेबल है। लास्ट पॉइंट जिसके बेसिस पे ए न्यूमेरिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि क्यों जो एक्सियल पोजीशन पे जो एक्सियल कंफर्मेशन है हमारे पास के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पोजीशन पे हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड के, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो वो एक्सप्लेन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस और आयनिक इंटरेक्शन के एक्सियल पोजीशन में आपके पास आयनिक इंटरेक्शन होता है और दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, जबकि इक्वेटोरियल में आपके पास एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है और वो गॉश इफेक्ट के थ्रू स्टेबल होता है, जबकि आपके पास एक्सियल वाला जो है एक्सियल कंफर्मेशन वो आपके पास रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, क्योंकि जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर है, ये जो हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया हुआ है, ऑक्सीजन के लॉन पेयर के बिल्कुल अपोजिट आपको सिग्मा स्टार दिखेगा यहाँ, और सिग्मा स्टार फ्रीली अवेलेबल होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकें और फिर उससे दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी पाई बॉन्ड का इंटरेक्शन एक्सियल में पॉसिबल हो, जिससे ये लिविंग ग्रुप निकल जाता है। यानी अगर ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर दे दे किसको, सिग्मा स्टार को, जो न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम शो कर सकते हैं, तो वो सिग्मा स्टार के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं किसके साथ, इस वाले कार्बन के साथ, और इस ग्रुप को लीव करवा सकता है, जो हमारे पास क्या होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उस वक्त, और वो एक आयनिक इंटरेक्शन बनाएगा और ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये वापस भी अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर की तरफ जा सकता है। तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, इक्वेटोरियल से। और इक्वेटोरियल में गॉश इफेक्ट है लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं दे रहा जितना आयनिक इंटरेक्शन, ये जो आयनिक इंटरेक्शन है हमारे पास और रेजोनेंस है जिससे पाई बॉन्ड बन रहा है एक्सियल के केस में, तो वो ज़्यादा स्टेबल है बनस्बत गॉश इफेक्ट को जितनी स्टेबिलिटी दे रहा है इक्वेटोरियल को। ये थी हमारी प्रेजेंटेशन। अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हुए तो ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूँगा। बहुत शुक्रिया।